मनसबदारी हम लोग पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का आधार मनसबदारी व्यवस्था थी। मनसबदारी व्यवस्था यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें किस सरकारी कर्मचारी को, कर्मचारी आज के सेंस में कर्मचारी को किस पद पे रखा गया है, किस लेवल पे रखा गया है, उसका पद किस लेवल पर ऊंचा और नीचा है, उस व्यवस्था को जो सूचकांक इंडिकेट करता था उसको मनसबदारी कहते थे। मनसब दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है मन सब और दूसरा है दारी, मनसबदारी। मनसब का मतलब होता है अरबी में किसी चीज को किसी स्थान पर फिक्स करना, नसब कर देना। यहां प्रशासनिक संरचना में व्यक्ति को किस स्थान पर रखा गया है वो उसके मनसब से पता चलता है। और दारी का मतलब यहाँ व्यवस्था है, यानी मनसबदारी यानी मनसब व्यवस्था, मनसबदारी सिस्टम। तो इस मनसबदारी व्यवस्था को हम लोग पढ़ेंगे, जिसको अकबर ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। और ये इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि पूरे मुगल काल में यह व्यवस्था लागू रही। हालांकि समय के साथ इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, वो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं हुआ, जिसके कारण समझो कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों में एक ये भी कारण है कि उसकी प्रशासनिक व्यवस्था लचर हो गई। कैसे हो गई वो बाद में बात करेंगे, अभी बात करते हैं मनसबदारी पे। तो मनसबदारी व्यवस्था को जब हम पढ़ते हैं, अकबर ने जब अपने साम्राज्य की दोबारा, यानी बाबर के बाद हुमायूं यहाँ से चला गया और फिर हुमायूं ने दोबारा हिंदुस्तानी साम्राज्य को जीता और फिर अकबर सत्ता में आया। तो जब उसने सत्ता को पूरी तरह अपने हाथ में लिया, क्योंकि कई चरणों में वो गुजरा है, बैरम खान की रिजेंसी है, पेटीकोट सरकार है और कई तरह के इसमें गुजरने के बाद उसने जब पूरी तरह से व्यवस्था को अपने हाथ में लिया तो उसने प्रशासनिक संरचना बनानी शुरू की। उसमें सबसे पहले मनसबदारी व्यवस्था बनाई, क्योंकि बिना मनसबदारी व्यवस्था के वह पद नहीं दे सकता था, उसमें उसका उसकी गणना नहीं हो सकती थी। तो अब इस व्यवस्था को हम समझते हैं कि अकबर ने जो व्यवस्था की उसको क्या कैसे किया उसने। तो देखो, एक जो सैनिक होता था, अच्छा ये मनसब जो है केवल मुगल साम्राज्य की एक विशेषता थी कि कोई भी पदाधिकारी होगा पहले वो प्राइमरी एलिजिबिलिटी उसकी है कि वो सैनिक होगा। तो ये मनसब केवल सैनिकों को दिया जाता था। एक्सेप्शन अबुल फजल का है कि उसी को केवल सैनिक सेवा नहीं देनी पड़ी थी, बाकी सबको सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। तो एक जब व्यक्ति होगा, एक सैनिक, तो उसके पास दो घोड़े होंगे। क्या होंगे? दो घोड़े। दो घोड़े के साथ वो सेना कंप्लीट होती है, सैनिक कंप्लीट होता है, सेना नहीं, सॉरी, एक आदमी और दो घोड़े, तब उसके सैनिक वो कंप्लीट माना जाएगा। उसके बाद उसको हथियार होगा उसके साथ। ऐसा इसलिए होता था कि एक घोड़ा लीजर रहे, ताकि अगर घोड़ा बीमार पड़ जाता है या कोई कठिनाई आती है, जख्मी हो जाता है, तो वो दूसरे घोड़े से युद्ध में जा सके। तो ये सैनिक कहलाता था। ठीक है। अब 10 लोग, 10 सैनिक, 10 सैनिक अगर एक साथ हो गए और उसका एक लीडर हुआ, इस 10 का मिनिमम 10 होना चाहिए, उसमें 10 लोग मिल गए और उसने अपना एक लीडर चुन लिया, या एक व्यक्ति ने 9 और सैनिक रख लिया, वो 10वां है, तो वह अब मुगल साम्राज्य की नौकरी में आने के बाद मनसबदार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मनसबदार कहलाएगा। हम रिपीट कर रहे हैं, मनसबदार कहलाएगा। यानी 10 की संख्या जिसके पास होगी, 10 की संख्या जिस सैनिक के पास होगी उसको मनसबदार कहते हैं, उसको मनसबदार कहते हैं। अर्थात अभी मैंने जो बताया था, डिफाइन किया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सैनिक केवल सैनिक होते हैं, वो मनसबदार नहीं। एक व्यवस्था अलग से की गई थी जिसको अहदी कहते थे। अहदी, अहदी सैनिक होते थे, वो मनसबदार के लेवल के होते थे, लेकिन वो अहदी का मतलब अकेला सैनिक। वो बड़े घराने के या अच्छे परिवार के या बाहर के आए थे, जो 9 सैनिकों को नियुक्त नहीं कर सकता था, उसको अच्छी पोजीशन अहदी के नाम से देते थे। तो वो अहदी सैनिक होता था। अहद बने एक होता है अरबिक में, अहदी यानी जो अकेला, अहदी सैनिक। लेकिन ये अहदी इससे अलग था। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, उससे अलग था। ये साधारण सैनिक हुए, ये साधारण सैनिक हुए। तो इनमें से जब ये 10 हो गया तो वो कहलाएगा मनसबदार, जिनके पास 10 सैनिक हैं टोटल, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ।
तो वो मनसबदार कहलाएगा। यानी मनसब के रैंक में, मनसब के पद में सबसे छोटी इकाई 10 की होती थी, 10 से शुरुआत होती थी। इसको डेसिमल सिस्टम कहते हैं। डेसिमल का मतलब ये मंगोल से प्रेरित है कि वहां 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे वाला सिस्टम था, उसी से प्रेरित है ये। तो 10 जो है कि सबसे छोटी इकाई, यानी मनसबदार की सबसे छोटी इकाई वो 10 की। जो भी मनसबदार कहला रहा है इसका मतलब कम से कम उसके पास 10 सैनिक है। 10 से लेकर के 500 तक को एक अलग डिवीजन बनाया गया। यानी कुल 10 से 5,000 तक को, पहले से चलता है, कुल से 10 से 5,000 तक को मनसबदार कहा गया। जिनका मनसब 10 से 5,000 तक है वो सब मनसबदार कहलाए। 10 से 5,000 की लोग सैनिक वाले, हाँ, वो 5,000 10 से लेकर 5,000, यानी जिसके पास 10 है, 20 है, 100 है, 200 है, 500 है, 1,000 है, 2,000 है, 3,000 है, 4,000 है, 5,000 है, इतना रैंक पाने वाले सब मनसबदार कहलाए। अब इसके बाद एक सिस्टम में थोड़ा सा इसको पावर के लेवल में जो है ग्रेडेशन करने में, एशेलोन में बांटने में 3 कैटेगरी बांटा गया। 10 से लेकर के 500 तक वाले को मनसबदार कहा गया। अब इसमें देखो पुनः कैटेगरी क्या बनाया गया। मनसबदार 10 से 500 तक जिसके पास सैनिक है, या जिसको ये पद मिला है 10 से 500 का मनसब, क्योंकि ये पद का नाम हो जाता था ना, तो जिसको 10 से 10, 20, 100, 200, 400, 500 का पद मिला, यानी मनसब मिला, तो वो मनसबदार कहलाते थे। 500 से 2,500 तक वाले अमीर कहलाते थे। अमीर, ठीक है, अमीर कहलाते थे। और 2,500 से 5,000 तक वाले अमीरुल उमरा कहलाते थे। अमीर उल उमरा, अमीरुल उमरा, अमीरुल अमीरुल उमरा, अमीरुल उमरा, ठीक है, अमीरुल उमरा। अब इसके बाद भी दो लोगों को अकबर ने, राजा मानसिंह को, राजा मानसिंह को और अजीज कोका को, अजीज कोका को 7,000 का मनसब दिया था। क्या क्या था? 7,000 का मनसब दिया था। दो लोगों को एक्स्ट्रा दिया था, 7,000। स्पेशल केस था वो, कोका, अजीज कोका। तो ये 3 कैटेगरी में फिर से बांट दिया ताकि पद को समझा जा सके कि कौन उच्च कोटि का मनसबदार है। किन लोगों को? अमीरुल उमरा, और भी ढेर सारी उपाधि, सिंह की उपाधि मिली थी, खान की उपाधि मिलती थी, कोका की उपाधि, कोका मतलब होता है दूध का भाई, अजीज कोका, दूध का भाई, ठीक है, वो स्पेशल केस था। राजकुमारों के लिए स्पेशल केस था, वो बहुत ज्यादा तक होता था, 50,000 तक का मनसब था शाहजहां का, सॉरी शाहजहां का मतलब उसका दारा का, दारा को 50,000 तक का मनसब मिला था। राजकुमारों को ज्यादा मिलता था, 10, 20, 30। तो राजकुमारों के मनसब से मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मनसबदारी व्यवस्था के 10 का मनसबदार का मतलब उसके पास 10 सैनिक हैं, 5,000 का मतलब 5,000 सैनिक हैं। लेकिन समय के साथ थोड़ा इसको और चेंज किया गया। अकबर ने बाद में इसको इम्प्रूव किया। इम्प्रूव ये किया कि इसको ऐसे समझो कि यहाँ के जितने भी मनसबदार थे या जितने भी अकबर के अधिकारी थे, उनको अकबर इतना सम्मान देना चाहता था कि जिससे दरबार का की शान शौकत और बढ़ी हुई दिखे। और उसके लिए वो इतनी अच्छी सैलरी देना चाहता था कि मनसबदार खूब शानदार जीवन बिताए और उससे रोब जमे, उससे लगे कि हाँ, मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा और बहुत ही महान साम्राज्य है। अकबर इसकी कोशिश करता था। तो अकबर ने इस चीज को एक और कैटेगरी में बदला, मनसब का एक और स्वरूप लाया जो रिफाइंड था और बहुत अच्छा था। उसने मनसब को 2 हिस्से में बांटा, 2 हिस्से में। एक को कहते थे जात और दूसरे को कहते थे सवार। जात और सवार, जात और सवार। अब यहां पर जात का मतलब सेल्फ, स्वयं, खुद, और सवार का मतलब वही सैनिक, घोड़सवार। ये शॉर्ट में है घोड़सवार, यानी घोड़सवार सैनिक अर्थात सवार। तो अब यहां पर मनसबदारी व्यवस्था 2 हिस्से में बंट करके पद को दर्शाता था कि किस पद पर किस लेवल पे है।
अब इसको समझते हैं। देखो, कोई व्यक्ति ऊंचे ऊंचे खानदान का है, ऊंचा रहा है, राजा रहा है, पहले से राजघराना का रहा है, जमींदार रहा है, बड़ा रहा है, उसको सैनिक रखने की क्षमता भी है, उसको प्रॉपर सम्मान देना। तो उसके लिए अकबर ने कहा कि दो रैंक बनाएंगे, दो पद देंगे, जात पद और सवार पद अलग होगा। जात का मतलब कि ये व्यक्ति का पर्सनल रैंक, यानी किस लेवल का व्यक्ति है उससे पता चलेगा, और सवार जो है उससे पता चलेगा कि वो कितना सैनिक रख रहा है। सैनिकों की संख्या पता चलेगा सवार से, और जात से पता चलेगा किस पद का, किस लेवल का, किस कोटि का वो व्यक्ति है। इसका एक रूल बना, जैसे मान लो किसी को 1000 का पद दिया गया जात का, तो अब ऐसे लिखा जाएगा 1000 और वो कितना सैनिक रख सकता है। तो मान लो 1000, तो अब लिखा जाएगा 1000 1000 का मनसबदार। क्या लिखा जाएगा? 1000 1000 का मनसबदार लिखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 उसका पर्सनल रैंक है और 1000 वो सेना रख रहा है, सेना की संख्या है उसकी, सैनिकों की, सॉरी सेना नहीं, सैनिकों की संख्या है। लेकिन इसमें एक रूल बना, रूल ये बना कि ये जो जात रैंक है उसको वो ऊंचा रख रहा है, कि जितना जात रैंक है उसके बराबर तक सैनिक वो रख सकता है, उससे कम रख सकता है, बट उससे वो ज्यादा नहीं रख सकता। नो, ये कट। इसमें भी एक टेक्निक है छुपी हुई, कि ताकि उसके जितने स्टेटस है उसको उस स्टेटस के लेवल ही में रहना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो कम रख लेगा तो दोनों की जो सैलरी बनती थी वो दोनों जोड़ के बनती थी, यानी जितने सैनिक रखे हैं उसकी सैलरी जितनी बनती है, और इसका पर्सनल रैंक का यानी जात रैंक की जो सैलरी बनती थी दोनों को जोड़ देते थे, तब उसको वेतन देते थे। मनसब देने का तरीका यह था कि मीर बख्शी के पास जाते थे, मीर बख्शी से बात करते थे कि हमको सेवा में रखिए, और मीर बख्शी उसकी जांच पड़ताल करके तैयार रजिस्टर उसका तैयार करके, उसका हुलिया, उसके हुलिया तैयार करके, और वो राजा से साइन कराता था। जब राजा साइन कर देता था तब वो मनसबदार होता था। हाँ, पूछो क्या सवाल था? हाँ, मीर बख्शी आज का डिफेंस मिनिस्टर समझो। अब इसमें एक और चीज सुनो। अब ये तो एक समझ गए कि जात रैंक से कभी भी सवार रैंक अधिक नहीं होगा। फिर से इसको क्लियर कर लो, जात रैंक से कभी भी सवार रैंक अधिक नहीं होगा, बराबर हो सकता है या कम हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो एक तय हो गया वो मैक्सिमम 7000 के ऊपर नहीं गया कभी, किसी के जमाने में 7000 नहीं गया। अकबर से शुरू होता है, अकबर ने एक्सेप्शनली दो दिया, लेकिन जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, किसी के जमाने में 7000 से अधिक किसी को नहीं दिया गया। 7000 स्पेशल लोगों को दिया गया, लेकिन 7 से अधिक नहीं दिया गया किसी भी मनसबदार को। राजकुमारों को दिया गया, उसका मैंने पहले बताया कि 50,000 तक मिला है दारा शिकोह को। क्लियर है? अब आगे चलते हैं कि फिर इसमें एक चेंज आता है जहांगीर के समय। जहांगीर के समय में ये हुआ कि जात रैंक बढ़ाने से सैलरी बहुत बढ़ जा रही है, लेवल बढ़ जा रहा है वेतन, तो उसमें ही कोई उसमें सिस्टम निकाले कि जिससे वो मनसबदार अधिक सैनिक रख ले और सैलरी ना बढ़ाना पड़े, यानी जात रैंक की सैलरी ना बढ़ाना पड़े। तो उसने एक सिस्टम निकाला, उसको कहते हैं 2 अस्पा से अस्पा, 2 अस्पा से अस्पा, 2 अस्पा से अस्पा, से अस्पा। पर्शियन में 2 मतलब 2 और सह मतलब 3, इसलिए मैंने 2 3 लिखा है यहाँ। अब 2 अस्पा से अस्पा को मतलब को समझो, यानी सवार रैंक में से कुछ 2 अस्पा सैनिक होंगे और कुछ 3 अस्पा सैनिक होंगे। अब ये 2 और 3 का मतलब क्या हुआ? तो 2 का मतलब 1 सैनिक, और जब 3 हो गया यानी सिर्फ 1 घोड़ा बढ़ा देंगे तो ये 2 सैनिक हो जाएंगे। यानी 1 घोड़ा बढ़ा दो और 1 सैनिक बढ़ा दो तो 1 घोड़ा फिर भी खाली लीजर बचा है जो समय पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको कहा गया 2 अस्पा से अस्पा। घोड़े की संख्या एक ही बढ़ानी पड़ी, खर्चा भी कम बढ़ा, क्योंकि 2 घोड़ा में 1 तो हमेशा लीजर है, लेकिन 2 लोगों पर भी 1 लीजर रहेगा तो काम चल जाएगा। 2 लोगों पर भी एक्स्ट्रा रहेगा, तो मान लो कि 1 सैनिक है अभी तक, 2 घोड़े हैं, चलो 2 सैनिक कर लो, 3 घोड़े कर लो, तो अब सैनिक कितने हो गए? 2 हो गए। क्लियर हुआ कि नहीं? अभी भी अब इसको अभी बाकी है समझना, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अब समझना क्या है, देखो ये पूरा 1000 का 1000 नहीं ना मिलेगा, तो इसमें से मान लो कि किसी ने कहा कि हुजूर मैं 100 सैनिक बढ़ाना चाहता हूं, यानी मुझे कुल 1100 सैनिक रखना है, तो तुम बताओ कि इसको कैसे बांटेंगे?
तो इसमें हम क्या करेंगे, 900 जो है हमारा 2 अस्पा होगा, 900 2 अस्पा होगा, और 100 सैनिक जो है वो 6 अस्पा होगा। तो 100 सैनिक 6 अस्पा होगा, तो ये कितना सैनिक हो जाएगा, 100 वाला घोड़ा, अश्व माने घोड़ा, तो 100 सैनिक कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी सिंबॉलिक रूप से जब अलॉट होगा तो उसको ऐसे अलॉट होगा कि आपके पास 900 2 अस्पा है और 100 6 अस्पा है। 100 6 अस्पा जैसे हुआ तो मतलब कि एक घोड़ा बढ़ाए तो एक सैनिक बढ़ गए, मतलब 200 सैनिक हो गए। अभी भी नहीं समझ में आया। अभी दूसरा आंकड़ा देते हैं, चलो 100 सैनिक 200 घोड़े, एच का मतलब घोड़ा, 100 सैनिक 200 घोड़े, 100 सैनिक 200 घोड़े, 100 सैनिक 200 घोड़े। अब हमको मन किया, चूंकि हमारा जात रैंक 500 है, 500 है, तो हम पहले पहले जो है हम 100 सैनिक इतना करते थे, अर्थात हम 1000 घोड़े रखते थे और 100 सैनिक रखते थे, 1000 घोड़े रखते थे और 100 सैनिक थे, तो हमारा मनसब क्या हुआ, 500 500, हमारा मनसब क्या हुआ, 500। ये जात हो गया, ये सवार हो गया। मैंने कहा कि हुजूर मेरे अंदर ये क्षमता है कि हम 100 सैनिक और रख सकते हैं। कहा तो ठीक है रख लो। तो ये अब तक की व्यवस्था है कि 2 अस्पा है, ये यानी 2 घोड़े 2 अस्पा। तो उसके लिए उसको जात रैंक को नहीं बढ़ाना, क्योंकि नियम क्या था अब तक कि अगर सैनिक की संख्या बढ़ेगी तभी जब जात रैंक बढ़ेगा, या जात रैंक से कम होगी, यानी ये 400 होता तो 500 हो सकता था, लेकिन 500 के ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि उसका जात रैंक 500 है। तो जहांगीर ने व्यवस्था किया कि बिना जात रैंक बढ़ाए हुए हम एक ऐसी व्यवस्था ला देते हैं जिसको 2 अस्पा 6 अस्पा कहेंगे, और उससे सैनिक की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि सैनिकों की जरूरत बढ़ गई। तो उसने क्या किया, इसमें से 100 को उसने 2 अस्पा के बदले 6 अस्पा कर दिया, इसको कर दिया 6 अस्पा। जब 6 अस्पा करेंगे तो अभी बताया कि एक घोड़ा बढ़ा और एक सैनिक बढ़ा हर घोड़े पे, तो 100 सैनिक के 200 घोड़े हैं, अगर 300 घोड़े हो जाएंगे यानी 100 घोड़े बढ़ गए तो 100 सैनिक ऐड हो गए। तो अब संख्या सैनिक की कितनी होगी, 600, यानी 100 घोड़े सिर्फ बढ़ाने से, यानी अब 1100 घोड़े होंगे अगर, तो 600 सैनिक हो जाएंगे, और पहले 10 घोड़े में 500 सैनिक थे। इस व्यवस्था को कहा गया 2 अस्पा 6 अस्पा। ठीक है। अब इसमें एक तीसरा चेंज थोड़ा सा आया, वो शाहजहां के जमाने में, इतना समझ गए। अकबर के जमाने में मनसब 2 रैंक में डिवाइड हुआ। पहले तो मनसबदारी व्यवस्था आई, उसके बाद मनसब को 2 हिस्से में बांट करके एक हिस्सा जात कहलाया, दूसरा सवार कहलाया। जहांगीर के जमाने में एक नई व्यवस्था लाई गई सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए, कि सैनिकों की जितनी संख्या थी उसमें जितना बढ़ाना होता था संख्या, उतना ही को का वो 6 अस्पा कर देते थे। इस पूरी व्यवस्था को अब कहा गया 2 अस्पा 6 अस्पा। अब आते हैं शाहजहां के जमाने में, कि शाहजहां के जमाने में ये व्यवस्था आई कि उसको मंथ स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, मंथ स्केल। मंथ स्केल कि मनसबदार को वेतन जो मिलता था वह वेतन कैश में नहीं मिलता था, उसके लिए उसको जागीर मिलती थी। जो जमीन मिलती थी उसको जागीर कहते थे। उसको क्या कहते थे, जागीर। इसी को जागीरदारी व्यवस्था वही जागीर, इसी व्यवस्था को जागीरदारी व्यवस्था कहते हैं। तो जागीर में देते थे, जागीर देने से वो अपना लगान वसूल, इतना जितनी सैलरी होती थी, जितना वेतन होता था, उतनी जमीन जागीर में दे दी जाती थी जितने में उसका लगान, उसके लगान से उसकी सैलरी पूरी हो जाए। अधिक भी दी जा सकती थी, लेकिन वो अपना सैलरी लेकर के सरकारी कोष में जागीर को भेज देता था। इस जागीर में का एक सिस्टम था। अच्छा, एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि जैसे हम लोग नौकरी करते हैं, तो हम लोग नौकरी करते जाएंगे, 1 मंडा, आधा मंडा, साल 2 साल में खरीद लेंगे। पूरे जीवन में 20 मंडा 10 मंडा जमीन खरीद लें तो लगेगा बहुत बड़ी पूंजी खड़ी कर दी। लेकिन इस जागीरदारी व्यवस्था में एक बहुत खास बात थी कि पहले ही दिन जमीन नहीं, जमीन पर जितना लगान है उतनी बड़ी जमीन मिल जाती थी। एकदम कहते हैं ना जागीरदाराना मानसिकता, यानी बड़ा हिस्सा उसके प्रशासनिक अधीनस्था में आ जाता था। उसमें जमीन भी होती थी, खेत खलियान, पोखरा जंगल सब होता था। यानी जागीरदार का मतलब समझो उस क्षेत्र का वो शासक हो जाता था। इसीलिए वो जितने भी जमींदार मनसबदार थे वो कभी नहीं चाहते थे कि हमारा राजा हट जाए, कमजोर हो जाए, क्योंकि जैसे वो कमजोर होगा ये जागीर छीन जाएगी हमसे। तो सोचो कि पहले ही दिन जितना हम जीवन भर में नहीं कमाएंगे उसका 1000 गुना वो पहले ही दिन जमीन पा जाता था।
और उसका शासन पाता था, जागीरदार साहब आए हैं, उसका रुतबा होता था। ठीक है, तो ये तो मतलब तुमको समझाने के लिए कि क्यों आखिर मुगल मुगल इतने सफल क्यों हुए। पूरी ये नब्ज हाथ में आ गई ना। ये कोई अगर मान लो यहाँ पर सबको मिल जाए मऊ की पूरी जागीर और हम जागीर बांटने वाले हों, तो ये कोई चाहेगा कि हम हट जाए? क्योंकि हम हटेंगे दूसरा राजा आएगा तो वो दूसरा जागीरदार आएगा। तो एकदम निष्ठापूर्वक काम करते थे। अब ये जागीर व्यवस्था जो थी, तो इसमें लगान का एस्टिमेट किया जाता था कि कितना लगान आएगा, उसी के आधार पर वो जागीर में दिया जाता था कितना लगान आएगा, इस मनसबदार का इतनी सैलरी बनती है उसको दे दिया जाएगा। उस एस्टिमेट को, अनुमान को कहते थे जमा। क्या कहते थे? जमा। यानी लगान आने का जो की जो अनुमानित राशि होती थी उसको जमा कहते थे। समझ में आया? उसको जमा कहते थे। इस जमा के बाद जब वो वसूल करने जाते थे, तो जो एक्चुअल वसूली होती थी, तुम किसी को कर्ज दे दो, ये उम्मीद लेके कल दे देगा, लेकिन जब तक नहीं दिया तब तक एक्चुअल वसूली नहीं हुई। तो जो गए खेत पर कि इस खेत मऊ से 1 लाख का लगान मान लो आएगा, जमा में लिखा हुआ है, लेकिन गए तो 80,000 आया, 90 से ज्यादा तो कभी नहीं आएगा, लेकिन पूरा आएगा इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खेती अच्छी हुई, बुरी हुई, नाबूद क्षेत्र घोषित हो जाता था, जिस पर लगा खेती अच्छी नहीं होती थी उसको नाबूद घोषित कर देते थे। फिर बहुत सारे ऐसी जगह थी जहां पर लगान आसानी से लोग नहीं देते थे, उस क्षेत्र को जोर तलब कहते थे। यानी सेना भेज करके उससे लगान वसूल किया जाता था, उसको कहते थे जोर तलब। जोर तलब। तो उस क्षेत्र से लगान वसूल करने में कभी मिला कभी नहीं मिला, आसान नहीं होता था। यानी कुल मिलाकर ऐसे भी तुम समझो कि एस्टीमेट जो होता है भारत सरकार का कितना टैक्स आएगा, उतना आता तो है नहीं, उससे एस्टीमेट से कम आता है। तो वो जो जितना वसूल होता था उसको कहते थे हासिल। उसको क्या कहते थे? हासिल। एक्चुअल कलेक्शन कितना हुआ, एक्चुअल वसूली जितने जो हुआ उसको हासिल कहते थे। अब यहाँ पर ये समझाने का मतलब ये है कि ये समय के साथ जमा और हासिल में गैप बढ़ता गया। जो अनुमानित लगान था और जो पहले अनुमानित लगान के हिसाब से वसूली होती थी लगान की, उसमें गैप बढ़ता गया। यानी 100 रुपए में पहले 90 रुपए अगर वसूली होती थी, तो 80 और 70 तक हो गया। इस कारण से मनसबदारों को वेतन देने में दिक्कत आने लगी। मनसबदारों को वेतन देने में दिक्कत आने लगी। और यहाँ पर शाहजहां ने एक गलत सिस्टम शुरू किया, जो वन ऑफ द रीजन है मुगल साम्राज्य के पतन का। उसको कहते हैं मंथ स्केल। कि उसने मनसबदारों को की संख्या घटा लेते, ये काम नहीं किया, बल्कि मनसबदारों की कार्य अवधि घटा दी। 12 महीने जो काम करते हैं उनको कहा कि 10 महीने करो और 8 महीने करो। 10 महीने करो, तुमको उतना ही अलॉट होगा। यानी जो जमा जितने क्षेत्र का है, मान लो कि जमा 100 रुपए का है और 100 रुपया वसूली हो रही है, हासिल हो रहा है, तो पहले वो 12 महीना सेवा लेते थे। अब मान लो कि वो 90 रुपया वसूली हो रहा है, तो 10 महीना काम लेंगे, और 80 रुपया वसूली हो रहा है तो 8 महीने काम लेंगे। यानी उसने कार्य अवधि घटा दी। सैनिक अब 8 ही महीने सेवा देगा। सैनिक अब 8 ही महीने सेवा देगा, सैनिक अब 10 ही महीने सेवा देगा। इसको कहा गया मंथ स्केल। इस कमी को दूर करने के लिए एक और गलत सिस्टम शुरू किया उसने, शाहजहां ने। उसको कहते हैं इजारा सिस्टम। उसको कहते हैं इजारा प्रणाली। उसने लगान, जो लगान अधिकारी वसूल करता था, उसके बदले ठेकेदारों को दे दिया। सरकारी अधिकारी वसूल करते थे, अब प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिया, ताकि वो अधिक से अधिक वसूल करके लाते थे। ठेकेदार क्या करेंगे? जबरदस्ती करेंगे, मनमानी करेंगे, जिससे जनता में असंतुष्टि फैलेगी, जनता कृषि से भागने लगेगी, और जब खेती कम होगी तो लगान चेन में और कम होगा, और ये व्यवस्था ऐसी बढ़ती गई कि कृषि संकट आ गया। इरफान हबीब ने इसी का नाम दिया है, मुगल साम्राज्य के पतन का जो इरफान हबीब ने कारण बताया है, उसको कहा है एग्रेरियन क्राइसिस, कृषि संकट। और वो यही संकट था कि लोगों ने कृषि कम कर दिया, खेती करना कम कर दिया। तो जैसे जैसे कम होता गया लगान का जो अमाउंट है वो कम होता चला गया, और इजारा व्यवस्था और प्रचलित होती चली गई।
तो इसलिए मुगल साम्राज्य का पतन होना हुआ, क्योंकि मुगल साम्राज्य जान ही रहे हो, अभी बताया मैंने कि इसी मनसबदारी व्यवस्था पे असल मुगल साम्राज्य टिका था, और जब इसमें कमजोरी आई तो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ।